आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर लेबनान से आ रही है, जहां पर लेबनान के अंदर जो इजरायली जो फोर्सेस की जानिब से बमबारी की गई है, वहां पर एक आला कमांडर के भतीजे को खला करने का IDF ने दावा किया है। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में गुज़िश्ता शब इजरायली फिजाई हमले में एक अहम खबर जो है वो सामने आ रही है और IDF की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। इजरायली फौज के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम के भतीजे और उनके करीबी माविन अली यूसुफ हर्शी को खला कर दिया गया है। इजरायली दिफाई अफवाज IDF ने बयान में कहा है कि यह कार्रवाई बेरूत के इलाके में की गई है, जहां अली यूसुफ हर्शी को निशाना बनाया गया। इजरायली हुकाम का दावा है कि हलाक होने वाला शख्स हिजबुल्लाह की क़यादत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा था और तंजीमी उमूर में करीबी हैसियत रखता था। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। याद रहे कि हालिया दिनों में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा देखने को मिला है और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हालात मुसलसल कशीदा है। गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जानिब से जो बेरूत के अंदर फिजाई हमले हुए हैं, उसमें तकरीबन 250 से जायद मकामी लोग जो आम शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि 1100 से ज़्यादा जख्मी भी हुए हैं। और आज लेबनान के अंदर आलमी यौम सोग भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो बेरूत और दीगर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद ही लेबनान हुकूमत की जानिब से आज यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल फौज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इसराइल का जो हिजबुल्लाह की सरबराह है, उनके भतीजे को गुज़श्ता रात हुई फिजाई हमले के दौरान उन्हें हलाक कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब इटली और इसराइल के हवाले से करते हैं, क्योंकि इटली ने ऐलान कर दिया है कि वो जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत यानी कि ICC में नस्ल कुशी के इल्जामात की समाअत में शामिल होगा। ICC के अंदर जो इसराइल का मामला चल रहा है, उसमें जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर अब वो इस केस में शामिल होगा। और यह इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें दावा किया गया है कि मकबूजा इलाके जो फलस्तीन के हैं, जिन पर इसराइल की जानिब से कब्जा किया जा रहा है, की कार्रवाइयों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी के अनासर शामिल है। इटली की शमूलियत से केस की कानूनी और बैनुल-अक़वामी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और आलमी सतह पर इसराइल की पॉलिसियों पर दबाव बढ़ने का इम्कान है। इंसानी हुकूक के ग्रुप इस इक़दाम को इसराइल के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ के तौर पर देख रहे हैं। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को एक बार फिर सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक नई सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि जंग बंदी के बावजूद अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहेंगे। उन्होंने समाजी राब्ता साइट उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बयान देते हुए कहा है कि अमरीकी फौजी असासे ईरान के अंदर और इसके अतराफ मौजूद रहेंगे जब तक कि एक हकीकी मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर इस मुआहदे की किसी भी तरह खिलाफ वर्जी की गई तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सख्त और भरपूर फौजी कार्रवाई करेगा। उनके अल्फाज में अगर मुआहदा बरकरार न रहा तो फायरिंग दोबारा शुरू हो जाएगी और इस बार पहले से ज्यादा बड़ी, मजबूत और खतरनाक होगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने खत्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया, जबकि आलमी सतह पर इस बयान को एक सख्त पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात कल बराह रास्त इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। उससे कबल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया है। इधर स्पेन की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। स्पेन ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि स्पेन की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के अंदर अपना सफारत खाना दोबारा खोलने जा रहा है। स्पेन के वज़ीर खारजा ने कहा है कि उन्होंने तेहरान में तैनात सफीर को वापस जाने, अपनी जिम्मेदारियां संभालने और सफारत खाना बहाल करने की हिदायत दी है। उनका कहना था कि अमन की कोशिशों में हर मुमकिन किरदार अदा करना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि स्पेन ने 7 मार्च को अमरीकी इजरायली हमले के बाद अपना सफारत खाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। दूसरी जानब स्पेन के वज़ीर खारजा ने इसराइल पर लेबनान में फ़िज़ाई हमलों के जरिए बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी आयद किया है। उनके मुताबिक इसराइल ने 2 हफ्तों के सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी की है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टामर अहम सफारती दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी पहुँच गए हैं, जहाँ वो यूएई की क़यादत के साथ आबनाए हरमुज़ की दोबारा बहाली और ख़त्ते में कशीदगी कम करने के हवाले से अहम मुज़ाकरात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आबनाए हरमुज़ में जारी तनाव ने आलमी तेल की तरसील और तिजारत को मुतासर किया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर इलाकाई इस्तेहकाम, तवानाई की सलामती और बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों की हिफाजत पर जोर देंगे, जबकि इमारती हुकाम के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इससे कबल उनकी जानिब से सऊदी अरब के शहजादा बिन सलमान से भी उन्होंने मुलाकात की है और इलाके के अंदर, खत्ते के अंदर जो हालात बने हुए थे उस पर तबादुले ख्याल किया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि असल तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि खत्ते में अमन कायम हो, न कि इस बात पर कि इसका क्रेडिट किस मुल्क को जाता है। पाकिस्तान के मुमकिन सालिसी किरदार से मुतल्लिक खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए गौर करने का मकाम है कि अमरीका और ईरान दोनों के साथ बेहतर ताल्लुकात के बावजूद वह ऐसा किरदार अदा नहीं कर सका। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल के साथ भारत के करीबी ताल्लुकात शायद इस मामले में इसकी गुंजाइश को महदूद कर गए हों, ताहम पाकिस्तान ने एक अहम रोल अदा किया है। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इसराइल को चाहिए और शायद अगर हम इतना इसराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। ये लगता है, जो मुझे लगता है, ये मेरी ज़ाती सोच है कि हम ये रोल इसलिए अदा नहीं कर सके क्योंकि हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा करीब के हैं। अब चलिए, जो सीज़फायर हुआ अच्छा हुआ, अगर इसमें पाकिस्तान ने ही रोल अदा किया तो चलिए। अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात, और जिस तरह की जबान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देती। उनको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। इस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज,
आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो खारिज कर देंगे। अब ये अमेरिका के सदर हैं, क्योंकि सदर हैं, डरते हैं लोग इससे, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और ये बार बार धमकी देना क्या? जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताया ना इस जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इसराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहां मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए, हम यहाँ तक पहुंचे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का कसूर होगा। मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इसराइल पे आप कंट्रोल कर। लोकसभा में खवातीन के लिए मखसूस रिजर्वेशन बिल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बिल बुनियादी तौर पर खवातीन को सियासी और इंतजामी शोबों में मसावी नुमाइंदगी देने के लिए मुतारिफ करवाया गया था। बीजेपी हुकूमत ने इस बिल को पहली बार 2024 में मुतारिफ कराया था, लेकिन उसके बाद इस पर अमली इकदाम नजर नहीं आए। अब आवाम और सियासी हल्के ये तवक्का कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी मौजूदा पोजीशन वाज़ह करे कि आया वो इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा है या नहीं। इसी वजाहत के बाद ही दीगर पार्टियां फैसला करेंगी कि वो इस बिल की हिमायत करेंगे या नहीं। Actually, if I'm not mistaken, a women's reservation bill had already been passed by Parliament. Yes. So first and foremost, it needs to be explained to me why a new bill is required for a bill that had already been passed. Nobody is answering that question. We are all for women's reservation. But if I understand correctly, we had been told that women's reservation would follow from a census and delimitation. What has changed? Because that women's reservation bill was brought by the same government. It wasn't inherited from a previous government. The BJP NDA government brought and passed women's reservation through Parliament. At that time, it was told to us that this would be applicable from the post 2030 census, 2029 elections. This would happen. Ab kya badla? We are all for it, but something is not right. And the government of India, particularly the BJP, needs to come clean on what was wrong with the previous bill brought by this very government that requires a fresh bill. Convince. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने CAG रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि रिपोर्ट में सामने आने वाले हक़ाइक़ नहायत संगीन और तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि ख़त्ते में बड़ी तादाद में आबी ज़खायर या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं या फिर सुकड़ते जा रहे हैं, जो एक बड़ा माहौलियाती बहरान बन चुका है। वज़ीर आला ने बताया है कि सैकड़ों जिले या तो गायब हो गए या उनका रकबा कम हो गया है, जिसकी बड़ी वजूहात में गैर कानूनी कब्जे, शहरी तरक्की और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान राब्ते की कमी शामिल है। I don't need the CAG to tell me what is self-evident. I mean, I'm amazed that this subject has become a topic of discussion because CAG has talked about it. We see it. We are living this, whether it is our water bodies in and around Srinagar or our water bodies in rural areas. Either those water bodies have ceased to exist or they have shrunk. They have shrunk because of urbanization. They have shrunk because of pressures on the land. They have also shrunk because of climate change. So while some of these things are within our control, some of these things are a far wider problem. But yes, I think we need to be more conscious of the environmental damage that we are doing. And this is not just the responsibility of the government. I think it will take a collective responsibility of all of us who live in Jammu and Kashmir. Is this the sort of Jammu and Kashmir that we want to hand over to our children and grandchildren? And if it isn't, then what can we do to be more conscious of how we protect the environment? Why don't we use less plastic bags? I mean, is it going to take a government order banning the use of plastic bags completely for us to wake up to this problem? As a concerned citizen,
What stops me from carrying a bag from my house to bring my shopping home in? Why do I have to take a plastic bag from the shops? But if what it takes is the government to be more heavy-handed, then unfortunately that is the direction in which we're heading. But I hope before that, as a society, we can do collectively something. नीति आयोग की जानिब से कश्मीर के बागबानी शोबे में 1500 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ करने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया गया, अब वक्त आ गया है और बहुत जल्द ही इस स्कीम को लागू किया जाएगा ताकि मुतासरीन को इससे फ़ायदा मिल सके। बजट में इस साल हमने हॉर्टिकल्चर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसका ऐलान कर दिया है। अब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुए, अब हफ्ता भी नहीं हुआ, हमारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम ये स्कीम जो है लागू करें। ये पहली मर्तबा है, इससे पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की गई थी मदद करने की, लेकिन वो सिर्फ दिखावा था। कोई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, कोई ये कोई वो एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था, आम ग्रोअर को नहीं। आम ग्रोअर को फ़ायदा मिले, आम ग्रोअर जो है वो थोड़ा सेफ्टी महसूस करे, उसके लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम हमने लाई है वो जल्द से जल्द हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इस तरह का नुकसान जो मौसम की वजह से इनको बर्दाश्त करना पड़ता है उसमें उनको थोड़ी सी राहत मिले। पीडीपी के तर्जुमान मोहम्मद इकबाल त्रम्बू ने नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर रद्दअमल जाहिर किया है जिसमें जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे में 1500 करोड़ रुपए के नुकसान का इंकशाफ किया गया है। ने कहा है कि रिपोर्ट हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का वाज़ेह सबूत है और किसान और बाग मालिकान को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सेब और दीगर फलों की पैदावार से वाबस्ता हज़ारों ख़ानदान इस बहरान से मुतासर हो रहे हैं, लेकिन मुतलका हुकाम की जानिब से कोई संजीदा इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर फौरी तौर पर इस शोबे को बचाने के लिए ठोस मनसूबाबंदी न की गई तो मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँच सकता है। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है बिलखुसूस कश्मीर के लिए। तकरीबन मोर देन 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री और बहुत सारी पॉपुलेशन इस पर वाबस्ता है। तो इसमें कंटिन्यूअसली जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसमें लॉसेस हुए हैं जिसको हम बचा सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि नीति आयोग ने जो है इसमें एक रिसर्च किया है। इसमें नीति आयोग ने बात की है कल्टिवेबल एरिया के बारे में, उसके बाद ऑप्टिमम प्रोडक्शन के बारे में, कैसे हम नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा एरिया है अंडर कल्टिवेशन ऑफ एप्पल्स उसमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलेगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर। यहाँ का वेदर आपको मालूम है कैसा होता है, कभी चेंज हो जाता है तो उससे भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए भी एक इंश्योरेंस स्कीम लाने की ज़रूरत है ताकि अगर कभी ऐसा मसला हो तो और ये जो फार्मर्स हैं इनके लॉसेस कवर हो। उसके बाद सप्लाई चेन कैसे हमारी इन कंटिन्यूटी रहेगी, कैसे रोड हमारा बहुत बड़ा मसला है। नेशनल हाईवे ये कभी भी मामूली बारिश से रुक जाती है। पिछली बार आपने देखा तकरीबन बहुत सैकड़ों करोड़ का नुकसान जो है रोड की वजह से हुआ। एक महीना रोड बंद रहा, सारा लाइफ स्टॉक जो है रॉट हो गया हाईवे पे। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। मे बी हमको ट्रेन का बंदोबस्त करना पड़े ताकि एप्पल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन हो। कोल्ड चेन हमारी अभी उसमें बहुत कमी है। कोल्ड चेन के साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि वो फिर उन गाड़ियों में माल नहीं जाता है जो कोल्ड स्टोर में होता है, तो उन गाड़ियों की जरूरत है, कोल्ड स्टोर्स की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है जो हमारा सेंट्रल परचेज पॉलिसी है, ट्रेड एग्रीमेंट है बैरूनी मुल्कों के साथ। तो देखा ये गया है कि कहीं ना कहीं हम इस प्रेशर में आ जाते हैं और आजकल जीरो ड्यूटी पर जो है एप्पल्स बाकी मुल्कों से यहाँ आ जाते हैं। आपने यूएस ट्रेड डील रिसेंटली जो हमने ओके किए हमारी गवर्नमेंट ने, तो कितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो अब जीरो ड्यूटी पर इंडिया आएंगे, उसमें एप्पल भी है। ये चीज हमारे एप्पल्स को, हमारी एप्पल्स के मार्केट को तबाह करेगी। तो इन चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल पर देखना पड़ेगा और ये जो सारी फैसिलिटीज जो जरूरी है एप्पल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिर इसको अपनी मंडियों में पहुंचाने के लिए, इन सब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है इसके ऑगमेंटेशन। रुकन असम्बली बडगाम एडवोकेट आगा सईद मुंतज़िर मेहदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हाल ही में इनकलाब इस्लामी सईद अली खामनाई की शहादत के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था, जिस दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुतअद्दिद जो नौजवान हैं उनको
PSA और दीगर जो UAPA केसेस हैं उनके तहत गिरफ्तार किया गया। इन केसों पर नजरसानी करनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि LG मनोज सिन्हा से अपील की है और उसके साथ साथ ही वजारत दाखिला से भी अपील की है कि इन केसों पर नजरसानी की जाए और गिरफ्तार नौजवानों को भी रिहा किया जाए। और 1 महीने से जायद अभी भी आज़ादार गिरफ्तार हैं, खासकर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के कई थानों में, यहाँ तक कि सेंट्रल जेल में भी आज़ादारों को रखा गया है और बदकिस्मती से उन पर अनलॉफुल एक्ट के धाराएं लगाई गई हैं इसी गरज से कि आप क्यों एहतजाज कर रहे थे, आप क्यों मजलूमों के हक में आपने क्यों बात की। तो अब मेरी LG इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि आपने वक्तन फ़वक्तन ये एश्योरेंस दी थी कि जो है हालात में ठहराव आएगा, थोड़ा हालात स्टेबली की तरफ आएंगे तो हम इन केसेस को रिव्यू करेंगे और इन जवानों की जो है रिहाई वो यकीनी बनाएंगे। अब कल जैसा कि देखने को आया कि सीज फायर भी हुआ है, अब दोनों फरीकैन ने डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता जो अपनाया है, तो मैं उसी की रोशनी में मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से कि जो आपने एश्योरेंस दी थी इंतजामिया के थ्रू अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से हम तक जो ही हालातों में ठहराव आएगा तो हम ये केसेस हैं ये रिव्यू करेंगे और इन जवानों को जो भी हिरासत में है उनको छोड़ेंगे। तो मैं वही उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ये अपने इन पर एक मुसीबत का जो पहाड़ टूटा था उसी की रिएक्शन पर हमें सड़क पर आए थे। इन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था या कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ अपने जज्बातों का इजहार किया था। तो इनको एक चांस दिया जाए। अगर आपको लगता है बकौल आप कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनको एक चांस दिया जाए, ना कि इनको क्रिमिनलाइज किया जाए। उसी के साथ साथ मेरी गुजारिश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी है कि उन्होंने भी दिल्ली पुलिस के जरिए से इस वाक़े पर 26 FIR काटे हैं, तो मेरी उनसे भी ये गुजारिश होगी कि ये 26 FIR जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज है वो भी वहाँ से विड्रा हो। तो क्योंकि ये पकड़ दकड़ मेरे ख्याल से जो वसीतर मफाद है उसमें ये ठीक नहीं है कि कश्मीरियों को पेनलाइज किया जा रहा है, घर में भी FIR उनको काटा जा रहा है और बाहर भी। तो मेरे ख्याल से ये सिलसिला आप कहीं रुकना चाहिए और ये कॉन्टेक्स्ट को वेट देना पड़ेगा इंतजामिया को, ये किस कॉन्टेक्स्ट में सड़क पर आए थे, ये क्यों इतने जज्बाती हो गए थे। मेरे ख्याल से उनको वो उस सूरत में वो काउंट करना चाहिए और इनके भी जो काफ़ी जो UAPA लगाएंगे खासकर श्रीनगर पुलिस के द्वारा वो विड्रा हो और इन जवानों की रिहाई। अमरनाथ यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसका ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुल्क भर में 554 बैंक ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। यात्रा परमिट पहले पाइये की बुनियाद पर जारी किए जाएंगे। यात्रा की तारीख का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसी तरह 6 हफ्ते से ज़्यादा उम्र की हामिला ख्वातीन को भी यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं यात्रा निवास से शिल्पा शर्मा। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। देश भर में करीबन 554 के करीब बैंक शाखाएं होगी। जम्मू कश्मीर में जम्मू, रामबन, राजौरी, उधमपुर, डोडा जिला, किश्तवाड़, रियासी, श्रीनगर और इसी के साथ अनंतनाग, यहाँ पर जो है वो पंजीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जिन बैंकों को आधारित किया गया है उनमें से SBI, जम्मू कश्मीर बैंक, PNB और येस बैंक ये बैंक है जहाँ पर पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। बालटाल और पहलगाम ये 2 रूट हैं जहां से यात्रा जो है वो जाती है और पहलगाम और बालटाल के लिए जो है वो इन बैंक शाखाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसी के साथ यात्रा परमिट पहले आओ और पहले पाओ पर जो है वो आधार जारी किया गया है और साथ ही साथ जो प्रमाण पत्र है वो होना बेहद ही अनिवार्य है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यात्रा नहीं कर सकेंगी, लेकिन प्रमाण पत्र होना जो है वो बेहद जरूरी है, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो होना बेहद जरूरी है। और इसी के बाद जो है फिलहाल 15 अप्रैल की बात करें तो 15 अप्रैल सुनिश्चित की गई है, ये तारीख सुनिश्चित की गई है। हालांकि यात्रा की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही यात्रा की तारीख भी घोषित की जाएगी। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक रहता है और जम्मू कश्मीर में अलग अलग राज्य से श्रद्धालु पहुंचता है और बेहद ही उत्सुकता जो है श्रद्धालु में नजर आती है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।